हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार मेरा चैनल द ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो मेरे हिसाब से अभी बहुत कम प्राइस में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बट इन कंपनीज़ के अंदर बहुत ही आगे जाने की पोटेंशियल है और इन दमदार कंपनीज़ में अगर आप अगले 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा कई गुना हो सकता है। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाओगे, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनीज़ के मैनेजमेंट, बिज़नेस को समझना पड़ेगा आपको। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं पहली कंपनी की तरफ। तो हमारा जो पहला कंपनी है, वो रजिस्टर हुई थी 1981 में एंड तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और इनका जो बिज़नेस है, वो 2 डिवीज़न में डिवाइडेड है, ठीक है? और इनका जो मेन बिज़नेस है, वो स्टेरिक एसिड एंड नॉन एडिबल ऑयल डिवीज़न है और जो अदर डिवीज़न है, दैट इज़ इन द रेडीमेड गारमेंट्स। तो मेनली 88% ऑफ द रेवेन्यू आता है स्टेरिक एसिड एंड नॉन एडिबल ऑयल बिजनेस से और बाकी 12% इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेडीमेड गारमेंट से होता है, ठीक है। तो कंपनीज की जो स्टेरिक एसिड एंड ग्लिसरीन का बिजनेस है, एक बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है, बिकॉज रबर एंड पीवीसी प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल ये चीज़ें यूज होता है। अभी अगर इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप है 102 करोड़, ठीक है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 120, ठीक है। और स्टॉक्स का भी जो करंट पी है 19.9, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 23.7%। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी की जितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उनके हिसाब से इनका रिटर्न कितना आया है। तो वो भी ठीक ठाक ही है, 23.7% की रिटर्न है, तो जो कि अच्छा खासा माना जाता है। और उसके बाद इसका बुक वैल्यू है 21.0, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.9%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट से इनका कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, वो भी ठीक ठाक है। और उसके बाद डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 है। और इसका अगर आप 52 वीक्स हाई एंड लो को देखें तो 120 और 26.8 है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होते एक साल पहले, तो आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसका हम चलेंगे चार्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट्स पे। तो अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है रिसेंटली, बट काफ़ी टाइम से पहले स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में रहा था एंड जून 2022 से इसमें प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न कुछ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। मेनली वही चीज़ हमको देखना है, जब छोटे कंपनीज को देखेंगे तो उसका कैसे ग्रोथ हो रहा है कंपनीज का और उसमें कितना पोटेंशियल है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो दिखाता है, बिकॉज इसमें कंपनी की करंट ईयर में या फिर क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो आप इससे पता लगा सकते हो। तो अब अगर देखो तो यहाँ पे जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो किया है और मार्च 2021 से मार्च 2022 तक इनका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। और तो एक अच्छा इंडिकेशन है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाओगे तो इसका प्रॉफिट देखो आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट। तो कंपनी काफ़ी टाइम से नेगेटिव में था, मतलब लॉस में था, कभी प्रॉफिट हुआ है थोड़ा बहुत। और 2021 एंड 22 का अगर नेट प्रॉफिट देखो तो 2 करोड़ है, अभी 4 करोड़ है। तो आप देख सकते हो इसका जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और मुझे लगता है ये बस शुरुआत है और आगे ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अर्निंग पर शेयर देखो, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे कितना अर्निंग कर रहे हो। तो अगर आप वो भी देखो तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, जो कि एक अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखो 21%, 5 साल का देखो 46%। तो धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करते जा रहा है और बड़ी होती जा रही है तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 3 साल का अगर आप देखोगे तो 52% सेल्स ग्रोथ है इनका। और अगर हम प्रॉफिट को देखें तो वो भी देखो कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है। 10 साल का 16% है, 5 साल का है 102% और 3 साल का है ऑलमोस्ट 324%। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा हाइक है परसेंटेज का। तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप देख सकते हो लास्ट 3 साल में। और उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस का देखोगे हर साल कितना इम्प्रूव हुआ है स्टॉक प्राइस में। तो 10 साल में भी 35% रिटर्न इन्होंने दिया है जनरेट करके। उसके बाद 5 साल में भी 91% रिटर्न जनरेट किया है। और अगर
3 साल का देखो तो 164%, और सबसे ज़्यादा हाइक हुआ है इसी साल में 270%। तो इसको हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे, बिकॉज हम एक एवरेज अगर लेंगे तभी हम जो करेक्ट है वो हमको मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट में, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का अभी करंट पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, और कितना इसमें लायबिलिटी है। तो अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, तो देखो इसका जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट कंस्टेंट है, 46944 ऐसे करके हर साल है, और अभी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप पास्ट ईयर से इनका कंपेयर करो, तो लास्ट ईयर इनका रिजर्व 6 करोड़ था, और इस साल मार्च 2022 तक इनका जो रिजर्व है वो बढ़ के 9 करोड़ हो चुका है। ठीक है, और इनका करंट ईयर का बोरोइंग है 7 करोड़। तो इनका जो रिजर्व है वही काफ़ी है इनका बोरोइंग को रीपे करने के लिए। तो अभी इनका जो अदर करंट लाइबिलिटी है वो 5 है, तो वो भी आप देख सकते हो कि 5 3 5 ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, तो कंस्टेंट है, तो फ्लक्चुएशन उतना नहीं है, एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट देखोगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं, तो ऑलमोस्ट 3 साल से इनका जो फिक्स्ड एसेट है वो 8 करोड़ में ही है। तो इसमें अच्छी बात ये है कि कंपनी के अंदर जो बोरोइंग है या फिर कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए इनको फिक्स्ड एसेट को बेचना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आगे जाके इनका जो फिक्स्ड एसेट है वो और बढ़ेगा, बिकॉज आप देखोगे तो 2017 में इसका फिक्स्ड एसेट 7 करोड़ के आसपास था, धीरे धीरे अभी 8 करोड़ हुआ है। और अगर आप टोटल एसेट को भी देखोगे वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। 2020 में था 19 करोड़, 2021 में 22 करोड़, अभी जाके 30 करोड़ हुआ है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इनका जो मेन कैश फ्लो हम देखेंगे, तो कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही देखेंगे इनिशियल लेवल पे, बिकॉज छोटी कंपनी है तो हमको ये देखना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितना कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है, तो उसमें हमको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो 2020 में इनका जो कैश फ्लो था 1 करोड़ के आसपास था, 2021 में भी 1 करोड़, अभी 2022 में जाके कैश फ्लो बढ़ के 2 करोड़ हुआ है। ओके, उसके बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है -1 है। तो आपको इसका बस मीनिंग बता दे रहा हूँ मैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी अगर कहीं पे इन्वेस्ट करता है, मतलब एसेट खरीदता है, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो उस एसेट से कितना आपका जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो वो नेगेटिव में है। ठीक है, एसेट्स कोई इन्वेस्टमेंट से इनका इनकम जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, तो कंपनी अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेनली डेट फंडिंग या फिर इक्विटी फंडिंग करता है। तो इक्विटी फंडिंग और डेट फंडिंग के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनका रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का अंदर आता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी ऐसा कोई इनको अभी तक रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेनली हमको जो देखने को मिल रहा है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और छोटे कंपनीज में वही देखना है हमको, बाकी दो में उतना फोकस नहीं करना चाहिए। और अभी हम जो मेजर रेशियोज है वो देखेंगे, और एक एक आपको मीनिंग भी बताऊंगा मैं। तो पहला जो रेशियो है वो है डेटर्स डेज। इसका मतलब है कंपनी अगर किसी को क्रेडिट पे माल दिया है तो फिर वो पैसा रिकवर होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये टाइम जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इसका मतलब है कंपनी का जो डेटर्स पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है, और एक अच्छे से काम कर पा रहा है कंपनी। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इस पर फोकस कर रहा है, वो पता लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेट रिकवरी पीरियड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 20 में इनका जो डेटेस्ट डेज था वो 28 डेज था। ठीक है, मार्च 21 में हुआ 18 डेज, और अभी 22 में जाके हुआ 11 डेज। तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें डाउनफॉल आया है, तो एक अच्छी बात है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज क्या होता है, इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, उसका स्टैगिंग पीरियड या फिर स्टॉकिंग पीरियड कितना है। तो इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम नहीं होना चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अगर अब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ और एक चीज़ इंडिकेट करता है, अगर आपका जो माल है इन्वेंट्री है वो अगर बहुत दिन तक आपका स्टोर में पड़ा है, इसका मतलब आपका सेल्स जो है उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका जो इन्वेंट्री है वो इतना जल्दी से खर्चा नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, राइट। ठीक है, तो इसमें भी आप एक डिक्रीज नोटिस कर सकते हैं। 2020 में 82 डेज था, 2021 में 56, और अभी 2020 में जाके 44 डेज हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेज पेएबल का मतलब है कंपनी अगर किसी से उधारी पे कुछ माल लिया है, मेनली प्रोडक्शन के लिए, अगर कंपनी इन्वेंट्री मेनली अगर कंपनी प्रोडक्शन के लिए इन्वेंट्री जो है उसको क्रेडिट पे लेते हैं, तो कंपनी रिपेमेंट के लिए कितना दिन टाइम लगाता है वही मेजर करता है डेज पेएबल। तो इसमें आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो डेज है वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी का जो लोन पे रिपेमेंट प्रोसीजर है वो पहले से बेहतर होते जा रही है, और कंपनी बहुत ही कम टाइम में लोन पे कर पा रही है। तो इससे और एक चीज़ भी हो रहा है कि कंपनी का जितना अच्छे से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से रिपेमेंट करने के लिए कैपेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, राइट। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो होता है वो होता है मेनली अगर कंपनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है,
तो कंपनी का जो मेन इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए रॉ मटेरियल में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, तो वो कितना जल्दी से सेल्स के थ्रू कैश में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं कैश कन्वर्शन साइकिल। तो ये जितना कम हो सके उतना अच्छा है, बिकॉज बिकॉज मैं अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ 500 रुपये, तो मुझे वो 500 से 1000 होते हुए बहुत कम टाइम में चाहिए, राइट। इसके बाद अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है 50% है, और पहले ये 2020 में 34% था, तो पहले से ये इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। और उसके बाद अगर DII का होल्डिंग देखें तो वो भी 0.07% है, और पब्लिक होल्डिंग है 49.28%। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ों में ज़्यादा फोकस किए और कैसे हम इस स्टॉक को एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक बोल सकते हैं। तो इस शानदार कंपनी का नाम है रितेश इंटरनेशनल, ठीक है। तो जिसका BSE कोड है 519097, ठीक है। और ये स्टॉक अभी तक ओनली BSE में ही लिस्टेड है, NSE में नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो ये जो कंपनी है, ये नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एंड इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 1975। तो इसके साथ साथ कंपनी एज ए बाई प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड क्लोरीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करती है। तो आपको प्रोडक्ट्स देख के ही एक चीज़ समझ में आया होगा कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो मैं यहाँ पे केमिकल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्टर है, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास ऑलरेडी 2 रनिंग यूनिट है बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। उनमें से एक यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 टन पर डे, और दूसरा जो सेकेंड यूनिट है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 200 यूनिट पर डे, ठीक है। करंटली कंपनी पूरे साल में 99,000 टन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन कर सकती है बाय यूटिलाइजिंग द 100% कैपेसिटी, राइट। एंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2020 टोटल 90,645 मेट्रिक टन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन हुआ था, बट जो 100% कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हुआ था। ओनली 91.6% का जो कैपेसिटी है उतना ही यूटिलाइज हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मतलब इसका जो प्लांट्स का लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा लोकेशन में इसका प्लांट बना हुआ है। इनके प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इनका प्लांट्स लोकेशन वक्ता लेफ्ट प्लांट पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड सुतलेज रिवर के साइड में है, तो इस वजह से इनको पावर एंड वाटर की सफिशिएंट रिसोर्स ऑलवेज अवेलेबल रहती है। और ये कंपनी फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है उनका ह्यूज डिमांड है अदर सेक्टर में एज ए रॉ मटेरियल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्टिक सोडा लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सोप, पेपर, डाइज, केमिकल, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इतने सारे जगह पे ये यूज हो सकता है। उसके बाद हाइपोक्लोराइक एसिड जो कि वाटर डिमिनरलाइजेशन में, पावर फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज हो सकता है। उसके बाद मेटल पिकिंग, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेटल क्लोराइड, ये सब काम में यूज हो सकता है। उसके बाद जो लिक्विड क्लोरीन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक तो हम सबको पता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है। उसके बाद पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने में, PVC, क्लोरोमीथेन्स एंड अदर क्लोरो ऑर्गेनिक केमिकल्स, इतने सारे जगह पे ये सब यूज हो सकता है। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड का देखें तो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, लॉन्ड्री ट्रेड, डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे बहुत सारे और भी इनका एप्लीकेशन है। फिर आता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूनिट्स में यूज़ होता है, कूलेंट पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कितना डाइवर्स सेक्टर में इनका जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ हो सकता है। तो इनके वजह से इनका जो प्रोडक्ट्स का डिमांड है वो आगे जाके और बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इनका जो डिमांड है वो कम होते जाएगा। तो इस वजह से कंपनी के पास अभी और ग्रो करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसको देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हैं 1882 करोड़ की है। तो मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड स्टॉक का जो पी है वो 19.9 है, ROC 39.9% है, और ROE 30.6% है। मतलब तीनों जो पैरामीटर है वो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस जो है स्टॉक का 77.6 है, और यहाँ पे भी आप अगर 52 वीक हाई एंड लो को देखो तो 101 एंड 22.3, तो यहाँ पे भी आप स्टॉक को 4 गुना रिटर्न देते हुए देख सकते हो। एंड नो डाउट आगे भी जाके ये ऐसे रिटर्न देने वाला है, और कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। अभी हम आ जाते हैं चार्ट्स पे, जहाँ पे काफ़ी दिन तक स्टॉक कंटिन्यूस अप मूव दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अभी स्टॉक साइडवेज होकर कंसोलिडेशन पीरियड में है, और मुझे लगता है जैसे ही इस रेंज को प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तो फिर से आपको एक और रैली ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी कंपनी के जो तीनों स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स ग्रोथ है
वो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। मार्च 21 में 223 करोड़ से अभी 440 करोड़ का हो चुका है मार्च 22 में। ओके, और अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखें, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसे इंक्रीज हुआ है। अब पहले देख सकते हैं 2020 में जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 8 करोड़ हुआ 2021 में, थोड़ा सा फॉल आया था यहाँ पे। उसके बाद अभी जाके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज 57 करोड़। ओके, तो अभी चलते हैं बैलेंस शीट में, वहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो करंट पोजीशन है वो कैसा है। तो जैसे कि देख सकते हो, जो रिजर्व है कंपनी का वो कंस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रहा है, मतलब कंपनी का धीरे धीरे और स्टेबल होते जा रहा है। बोरिंग्स ओनली 66 करोड़ का है, जो कंपनी चाहे तो कभी भी पे कर सकती है। टोटल एसेट में इस साल काफी तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कंपनी का जो लिक्विडिटी है, मतलब कैश रिजर्व है, वो हर साल इंक्रीज होते जा रहा है, बोथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड उसके साथ जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी है, दोनों जगह से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। और करंट ईयर में जाके जो नेट कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव हो चुका है। अभी अगर कंपनी को रेशियोज को देखा जाए तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ऑल करंट टाइम में इतना अच्छा नहीं है, बट डेटर्स डे एंड इन्वेंटरीज डेज पे कंपनी ठीक ठाक कर रही है। बट जो डेज पेबल है वो बहुत ज़्यादा है, बट वो भी आप देख सकते हो हर साल कम होते जा रहा है, और आगे जाके ये और ज़्यादा कम होता हुआ दिखेगा। अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास फिलहाल 31.35% शेयर्स है, और पब्लिक के पास है 68%। तो अभी आपको मैं कंपनी के नाम बता देता हूँ। तो कंपनी का जो नाम है वो है पंजाब एल्केलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसका बीएससी कोड है 506852। कंपनी अभी ओनली बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में नहीं है। मेरे लिस्ट का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती है। 1962 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, एंड इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रोमोटेड बाय वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल रेवेन्यू का 77% जो है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट से आता है, बाकी 23% जो है वो आता है इंडस्ट्रियल गुड, जैसे कि प्लास्टिक, रबर्स, सिंथेटिक गुड्स, मैनमेड फाइबर मैन्युफैक्चरिंग से। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या फर्टिलाइजर कंपनी प्रोड्यूस करती है। यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, डीएमआईएम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, एनपीके। तो मतलब ऑलमोस्ट जो अच्छा खासा डिमांड है मार्केट पे, वही सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। इंडस्ट्रियल गुड का अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाता है। और टोटल 21 प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बाजार में लाने वाली है, जो अभी बाहरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास अभी ऑलरेडी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और कंपनी के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपेंशन का भी बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसके चलते आने वाले दिनों में बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और साथ में हर फाइनेंशियल पैरामीटर्स लाइक सेल्स, प्रॉफिट, एसेट, कैश फ्लो, हर जगह पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 टोटल न्यू प्रोडक्शन यूनिट बनाने का प्लान है कंपनी के पास, जिनमें से 2 24 मेट्रिक टन कैपेसिटी का नायलॉन 6 प्रोडक्शन यूनिट है, एक 600 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, और एक 400 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी का अमोनियम सल्फेट प्लांट। तो अभी नंबर्स को देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप को अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5625 करोड़, जिसका मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है, और आरओसी है 12% के आसपास। बुक वैल्यू है 293, और करंट मार्केट प्राइस अभी बुक वैल्यू से भी कम है, 141 है, जो कि एक आइडियल प्राइस है इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे अगर आप 52 एक हाई एंड लो को देखें तो 199 था, और लो जो था 105 था। तो एक स्टेबल स्टॉक है, देयर इज नॉट मच वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और साथ में ही ये 1.77% की डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। चार्ट्स को देखें तो स्टॉक अभी प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। जब भी आपको इसमें ट्रेंड अपसाइड में बदलते हुए दिखेगा, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में तब इंक्लूड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल्स है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आप देखो तो वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च 20 में था 99 करोड़, मार्च 21 में था 418 करोड़, उसके बाद अभी जाके मार्च 22 में 891 करोड़ हुआ है। अभी हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल जो है काफ़ी स्टेबल है। उसके बाद रिजर्व को देखेंगे तो रिजर्व काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बोरोइंग्स को देखिए तो बहुत ही मिनिमम बोरोइंग्स है, अभी ओनली 6 करोड़ की बोरोइंग्स है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ है। और अगर टोटल फिक्स्ड एसेट की भी बात करें, ये भी बहुत स्टेबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है, बट आगे जाके ये भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अब अगर देखोगे तो लास्ट 2 ईयर से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इस साल थोड़ा सा कम हुआ है,
बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जाके ये अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। और यहाँ पे अगर आप रेशियोज़ को देखो तो तीनों जो रेशियो है ये बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है। और उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। उसके बाद अगर हम इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसको देखें तो प्रोमोटर्स के पास 37.84% होल्डिंग है। एफ का होल्डिंग्स यहाँ पे है अच्छा खासा और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो 26.38% का होल्डिंग एफ का है। डी का भी होल्डिंग है 6.17% एंड पब्लिक के पास 29.61% का होल्डिंग है। तो ये जो स्टॉक है इसका नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।